प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में अध्याय 9 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका पर बात हो रही है और आज अध्याय 9 की 9वीं कक्षा है, क्लास 9 भाग 9। और इस कक्षा में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या आज की कक्षा में समाहित है, तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति की अर्हताओं के बारे में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में इस कक्षा में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि आज की कक्षा से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत का उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान द्वारा, आइए भारत का उपराष्ट्रपति हम अपना हेडिंग करते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्र के बारे में हम लोग बिंदुवार बातें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पहली बात है कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो पहला, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये आपने पहला बिंदु देखा, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात यह है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी यह अमेरिकी व्यवस्था से ली गई है। तो भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद, यानी अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद, अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये दूसरा बिंदु कि यह जो पद है वह अमेरिका के संविधान से है। तीसरी बात, आधिकारिक क्रम में
उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद निर्धारित है, यानी दूसरा सबसे उच्च सर्वोच्च पद धारक व्यक्ति है उपराष्ट्रपति। तो आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। तो तीसरे बिंदु में आपने जाना कि उपराष्ट्रपति का पद जो आधिकारिक क्रम है, तो राष्ट्रपति पहला सर्वोच्च पद है, दूसरा सर्वोच्च पद जो है वो उपराष्ट्रपति का है। तीसरी बात कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पदेन सभापति हुआ किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में अन्य बातें हैं जो अगले बिंदु के अंतर्गत हमें देखनी है। इसमें हम लोगों ने 4 बिंदुओं को सम्मिलित किया। अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति का पद है। दूसरी चीज यह है कि यह उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आधिकारिक क्रम में ये दूसरे नंबर पर है और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब बात करेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएं। अगला बिंदु है उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएं। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति बनने की जो अर्हताएं हैं, ये अनुच्छेद 66(3) में दी गई हैं। अनुच्छेद 66(3) इसके अंतर्गत दिया गया है। क्या क्या अर्हताएं हैं? सबसे पहले अर्हता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहला कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। दूसरी बात उसकी है कि भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत का नागरिक हो तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी
स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत, यानी इनमें के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर, किसी लाभ के पद पर न हो। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पद की जो अर्हताएं हैं वो 3 हुई। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो, और साथ साथ भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न। ये बातें हमें यहां रखनी है। उसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ेगा, वोटर्स में से जो मतदाता होंगे उसके 20 मतदाताओं का प्रस्ताव और 20 ही मतदाताओं का अनुमोदन उसके नामांकन के लिए चाहिए। तो ये अर्हताएं कम से कम एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अर्हताओं के बाद जो बात होनी है वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो 66 में है। तो अगली बात हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66(1). तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत, ये देखना है हमें। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही होता है। इसमें भी एक निर्वाचक मंडल होगा। बस अंतर ये होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उससे उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भिन्न होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। पहला बिंदु इसमें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। तो यहां भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। बस अंतर यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से
निर्वाचक मंडल से उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। यानी सेम निर्वाचक मंडल से चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो अलग, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो अलग। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग। यहां देखें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या देखा गया कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, भाग लेते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगली बात और शामिल किया जाए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो क्या देखा गया कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे थे, यहां दोनों शामिल हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे थे, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या किसी भी प्रकार के सदस्य शामिल नहीं होते। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की ही तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसी के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संपन्न होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी
उपराष्ट्रपति, अगला बिंदु, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है, मत पद्धति द्वारा संपन्न होता है, द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। तो देखा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन संपन्न किया जाता है। तो निर्वाचन पद्धति के बाद उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की जाएगी। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, इसकी बात करेंगे। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69। तो अब राष्ट्रपति की शपथ की बात होगी कि राष्ट्रपति की शपथ कैसे होती है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा। तो इसे देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति क्या शपथ लेता है। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, निष्ठा की शपथ लेता है। और क्या करता है, निष्ठा की शपथ लेता है, वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा, और वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा। तो ये
उपराष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति करवाता है, दिलवाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है। तो अगले बिंदु में उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के पद के शपथ की बात हम लोगों ने की कि शपथ और प्रतिज्ञान ये दोनों अनुच्छेद 69 में प्रावधानित किए गए। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की जाएगी। उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये अनुच्छेद 67 के अंतर्गत, अनुच्छेद 67 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि, पद के अवधि, इसका जो कार्यकाल है उस पर बात होगी। अनुच्छेद 67 के अनुसार, इसके अनुसार पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। ये उसके पद का समय है या ये उसका कार्यकाल है। पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष से पहले ही पद से मुक्त हो सकता है। तो पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र, इसमें क्या है, पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय, किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर क्या हो सकता है, अपने पद से 5 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से यानी वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के वो 5 वर्ष के पहले या 5 वर्ष से पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं होती। जैसा कि आपने राष्ट्रपति के हटाने के बारे में, इम्पीचमेंट महाभियोग के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 61,
उसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने की कोई महाभियोग की व्यवस्था नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर, बल्कि क्या होता है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर क्या कर सकती है, यानी ये काम राज्यसभा कर सकती है, पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी इसके लिए बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है महाभियोग की तरह, केवल और केवल राज्यसभा अपने पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। बस इसके लिए शर्त इतनी ही है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो सकता। बस इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है, शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व उसे नोटिस दिया गया हो, यानी 14 दिन पहले उसको नोटिस दे दिया गया हो। तो इस तरह से राज्यसभा केवल और केवल अपने बहुमत से एक संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की यह प्रक्रिया है। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में हटाया जाता है और उसी रूप में वह कार्य भी करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो देखा है उसको एक बार रिवाइज करके आज की कक्षा को समाप्त करना चाहेंगे। बात हो रही है भारत के उपराष्ट्रपति की, और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उसकी अर्हता के बारे में, निर्वाचन, शपथ और पदावधि के बारे में, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग 1 बाय 1 इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, इसकी बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 63 के माध्यम से, 63 के माध्यम से। इसके अलावा भारतीय कार्यपालिका में जो उपराष्ट्रपति का पद है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आधिकारिक क्रम की बात अगर किया जाए तो आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। तो आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के पश्चात दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
राष्ट्रपति की अर्हताओं की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्या क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसे। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो भी व्यक्ति नामांकन करेगा, कम से कम 20 सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए और 20 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन कर सकता है। अर्हता के पश्चात हम लोग निर्वाचन के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की ही भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है और इसमें जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वैसा नहीं, बल्कि उससे भिन्न निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य की विधानसभा से कोई सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल और केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और उसमें भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर ही चुनाव होते हैं। तो शेष राष्ट्रपति के ही निर्वाचन के ही तरह है, बस जो अंतर है वो निर्वाचक मंडल में है कि दोनों के निर्वाचक मंडल भिन्न भिन्न। इसके आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के पद की शपथ और प्रतिज्ञान की बात करेंगे। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करेंगे। वो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है। वह वचन देता है कि वह अपने पद एवं कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा। वह साफ साफ वचन देता है कि वह श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा अपने पद और कर्तव्य का। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाता है या राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाएगा या दूसरा नियुक्त कोई, उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा। ये उपराष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में अनुच्छेद 67 पर का अध्ययन करेंगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की है। उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक है। लेकिन पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पूरा करने के पहले ही अपना पद छोड़ सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है।
इसके लिए राज्यसभा केवल अपने बहुमत से, पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दिया गया हो, 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दे दिया गया हो, तो आराम से राज्यसभा अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। तो आज की कक्षा में उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा। अगली कक्षा में उपराष्ट्रपति की पद की रिक्तता और उसके कर्तव्यों के पालन के बारे में परिलब्धियां, अन्य महत्वपूर्ण बातों पर कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, उसकी शक्तियां और कार्य, इसके अलावा उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की जा रही, जिसे हम लोग क्रम से देखेंगे। इस क्रम में उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता के बारे में बात हो रही है कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। पहला कि उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले, यानी 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर पद रिक्त होता है। दूसरा, त्यागपत्र दे दे तो रिक्त हो जाता है। बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी पद रिक्त हो जाता है। मृत्यु होने पर रिक्त हो जाता है। और निर्वाचन, अगर विवाद की स्थिति में निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो पद रिक्त होता है। और अगर मान लीजिए पद रिक्तता जो है कार्यकाल समाप्त होने पर हो रहा है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर हो रही है, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। अर्थात 5 वर्ष पूरा होगा तो तब तक नया उपराष्ट्रपति चुन करके आ जाएगा। साथ ही अगर उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण, निष्कासन के कारण या अन्य किसी कारण से अगर हो रही है, तो ऐसी दशा में जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना होता है। और नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का होता है। कोई मध्यावधि कार्यकाल की व्यवस्था उपराष्ट्रपति के मामले में नहीं है। तो उपराष्ट्रपति अपना, जो भी नया उपराष्ट्रपति होगा वह 5 वर्ष का संपूर्ण कार्यकाल पूरा करेगा। साथ ही एक नोट करके हम लोग नोट कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उसके न रहने पर राज्यसभा का काम कैसे चलेगा? तो उसके न रहने पर राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्यों में से एक सक्षम व्यक्ति को, जिसको भी राष्ट्रपति सक्षम समझें, सक्षम व्यक्ति को राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं और उस अध्यक्ष के द्वारा राज्यसभा का संचालन किया जाएगा। तो ये बात हुई उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में क्या होगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य की बात करेंगे, जो अनुच्छेद 70 में जिसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राज्यसभा का सबसे पहला काम यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है और पदेन सभापति की ही शक्तियां और कार्य उसे मिली हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को शक्तियां और कार्य मिले हुए। संसद के 2 सदन
राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, दोनों एक ही तरह की शक्तियां और कार्य संपादित करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के अलावा और क्या काम कर सकता है? तो उसके अलावा वह उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस रूप में कार्यवाहक केयरटेकर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। कितने समय तक कार्य करेगा? 6 माह की अवधि तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके दौरान ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। तो नया राष्ट्रपति आ जाएगा 6 महीने के भीतर, तब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों पर, जो अनुच्छेद 97 में जिसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 97 में भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन भत्ता परिलब्धि है ही नहीं। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलते हैं। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते परिलब्धियां उपराष्ट्रपति को किस रूप में मिलती हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। उसके अलावा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करने लगेगा, तो ऐसी दशा में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और परिलब्धियां प्राप्त करेगा, जितने समय तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी बात करनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा, सबको मान्य होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी निर्वाचक मंडल के अपूर्णता की स्थिति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। और अंत में यदि न्यायालय ने उपराष्ट्रपति को या उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, ऐसी कोई दशा आ जाए, मान लीजिए, कल्पना करिए ऐसी परिस्थिति आए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो उसने अवैध घोषणा से पहले किया है, सारे कार्य मान्य होंगे, वैध होंगे और प्रभावी बने रहेंगे। इस प्रकार उपराष्ट्रपति से संबंधी तथ्यों को हम लोगों ने जाना। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।